नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। ईरान द्वारा इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला करने के बाद पश्चिम एशिया में न सिर्फ भारी तनाव पसरा हुआ है, बल्कि बड़े पैमाने पर भयानक युद्ध की आशंका भी घर कर गई है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति की बहाली कराने में भारत से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ईरानी राजदूत ने कहा है कि भारत को इस अवसर का लाभ उठाकर इजराइल को क्षेत्र की आक्रामकता रोकने और शांति स्थिरता कायम करने के लिए राजी करना चाहिए। यही नहीं, राजदूत ने तो यहाँ तक कहा कि उनके देश और इजराइल के बीच तनाव को सिर्फ भारत ही कम करवा सकता है। दरअसल पश्चिम एशिया में आज जो भी स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए अकेले इजराइल को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। गत वर्ष 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह इजराइल के अंदर घुसकर अमानवीय कृत्य एवं बर्बरता की थी, उसके बाद ईरान उन देशों में से एक है जिसने हमास को बधाई दी थी। यदि कुछ इस्लामिक देशों ने उसी वक्त हमास की आलोचना कर दी होती तो इजराइल के प्रति संवेदना व्यक्त कर दी होती, तो शायद तनाव इतना ना बढ़ता। इजराइल पर हमास के हमले के बाद सारे फिलिस्तीनी भी उतना खुश नहीं हुए होंगे जितनी की खुशी हिजबुल्लाह और ईरान ने मनाई थी। हिजबुल्लाह को ईरान ने हथियार और पैसे देकर इतना खतरनाक बना दिया कि वो हमास के समर्थन में ईरान के खिलाफ मोर्चा संभालने लगा। शुरुआती दौर में तो जब इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह ने हमले तेज किए तो लगा कि इसका दुष्परिणाम इजराइल को भारी पड़ेगा, किंतु प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी ही चालाकी से रणनीति बनाकर हमले को रक्षा का माध्यम बनाया। जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह इजराइल को परास्त करना चाहते थे, वो तकनीक इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इजराइल का वित्तीय स्रोत और उसके अमूल्य खनिज हीरे का निर्यात है। इसके अलावा दुनिया भर में यहूदी उद्योगपतियों का सहयोग है। उसकी रणनीतिक रक्षा उपकरण के सामने चीन, रूस, यहाँ तक कि अमेरिका भी पीछे छूट चुका है। इसलिए युद्ध को जारी रखने में प्रधानमंत्री नेतन्याहू नुकसान नहीं बल्कि चुनौती मानते हैं। इजराइल लोकतांत्रिक देश है और उनकी सरकार गठबंधन की है। दूसरे घटक दलों के नेता प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं कि वे बंधकों को छुड़ाने पर ज्यादा ध्यान दें, न कि गाजा और लेबनान को बर्बाद करने पर। किंतु नेतन्याहू हर हाल में हमास और हिजबुल्लाह को धूल चटाना चाहते हैं। यही नहीं, इन दोनों के नाम से अब तक कुछ इस्लामिक देशों ने इजराइल को डराने की कोशिश की थी। जो देश इजराइल को भयाक्रांत करके रखना चाहते थे, उनमें लेबनान और ईरान दोनों थे। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से लेबनान तो पस्त पड़ा है, किंतु ईरान को भी इस बात का एहसास हो गया है कि इजराइल ठान ले तो वो किसी को कहीं भी ठिकाने लगा सकता है। जहां तक ईरान द्वारा इजराइल को समझाने की उम्मीद भारत से लगाई जा रही है, इस बारे में तो यही कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति में अब बदलाव और सक्रियता आ गई है। भारत पहले युद्धरत देशों से दूरी बनाकर रखता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब भारत दोनों से संबंध बनाकर रखता है। यही कारण है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नई दिल्ली स्थित उसके राजदूत ने भी यही बात की थी। उसने कहा था कि दुनिया में कोई भी इस युद्ध को अगर रोक सकता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाहे यूक्रेन हो या ईरान, दोनों को यदि भारत से उम्मीद है तो इसलिए कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत शांति का पक्षधर है और शांति एवं स्थिरता के लिए अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंध हैं, उसी तरह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी अच्छे संबंध हैं। किंतु सवाल तो ये है कि पश्चिम एशिया को युद्ध में झोंकने और यूक्रेन को रूस से भिड़ने में जिन लोगों ने षड्यंत्र रचे, उन्हें भी तो शांति और स्थिरता की कीमत ईमानदारी से महसूस करना चाहिए। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को जितना इजराइल से भिड़ने के लिए भड़काया, उसकी कीमत वो चुकाने के लिए बाध्य हैं और इसलिए वो भारत से उम्मीद लगा रहे हैं कि वे अपने संबंधों के आधार पर इजराइल को बदला लेने से रोकें। लेकिन भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कूटनीतिक चालें चलता है। इसलिए पश्चिम एशिया में तो सब कुछ अनिश्चित ही लग रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।